हाँ देखिए, हिंदी कक्षा 10 2022 एमपी बोर्ड के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ मैं। और मैं जो है एक वीडियो बना चुका हूँ हिंदी का, जिसमें मैंने आपको अपठित बोध, पत्र लेखन और निबंध लेखन, जिसमें कि 4 नंबर का निबंध था और 3 नंबर का ये आपका संवाद लेखन या अनुच्छेद लेखन, ये 3 नंबर का, ये दोनों में इसको ये करना होता है। ये मैं तीनों चीज़ें आपको तीनों बता दी है कि कैसे करनी है आपको तैयार, यानी कि ये टोटल जो है 14 मार्क्स का कवर हो गया आपका यहाँ तक, ठीक है ना। तो ये मैंने कल वीडियो अपलोड की थी और बताया था कि इसको कैसे आपको कवर करना है। आपको याद नहीं करना है, आपको चीज़ों को समझना है और अपने हिसाब से लिख सकते हैं, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ उसमें, आज क्षितिज भाग 2 गद्य खंड, ये जो पार्ट है इस पार्ट की बात कर रहा हूँ। ये 16 नंबर आपके इसमें कवर होंगे, 16 मार्क्स का ये, ठीक है। और ये मैं पढ़ा रहा हूँ, तो परीक्षा अध्ययन है मेरे पास, परीक्षा अध्ययन। तो इस परीक्षा अध्ययन से बता रहा हूँ, इसमें पेज नंबर यहाँ पे मैंने लिख दिया है परीक्षा अध्ययन में 57 से 87 तक जो है वो 16 मार्क्स का है। जो 16 मार्क्स का आ रहा है वो कितने पेज नंबर 57 और 87, 57 से 87 तक जो है ये क्षितिज भाग 2 गद्य खंड जो है ये है, ठीक है। और जो है इतना आपको कवर करना है आज आपको इतना कवर करना है। देखो हम कल 12 थी, कल का तो दिन निकल चुका है। अब देखो आज 13 है, फिर 14, 15, 16, 17, बस इतना ही टाइम है। तो आज आपको ये कवर करना है, ठीक है। फिर इसके बाद आगे क्या करना है, अब देखो ज़्यादा सिलेबस वैसे भी नहीं बच रहा है। अगर यहाँ से देखें तो 1, 2, 3, 4 और दिन भी 4 बच रहे हैं, तो आराम से ये अब कर सकते हैं इसको कवर। तो इसको आज कैसे करना है इसको समझ लेते हैं, ठीक है। यहाँ ज़्यादा पेजेस भी ज़्यादा है, इसको थोड़ा मैं समझा देता हूँ। तो देखो शुरुआत कर रहे हैं हम गद्य की विधाओं का परिचय, यानी 57 पेज आप ओपन कर लीजिए। परीक्षा अध्ययन, अगर नहीं भी परीक्षा अध्ययन है तो कोई बात नहीं, इसको समझ लो। मैं इसमें जैसे बता रहा हूँ तो आपको कि कोई क्वेश्चन आएगा तो उसका आंसर आपको कैसे देना है। अगर आपको याद भी नहीं है अच्छे से तो भी आप लिख सकते हो, मैं थोड़ा आइडिया बता रहा हूँ आपको जनरल है। तो देखो यहाँ समझते हैं, तो ये तो ठीक है। अब इसके बाद यहाँ समझते हैं गद्य की विधाओं का परिचय, जैसे लिखा है। तो गद्य, आपने इस वर्ड सुना होगा, गद्य, गद्यांश, पद, पद्यांश, इस तरह का सुना होगा वर्ड, ठीक है। पेपर में पूछे भी जाते हैं गद्यांश, जैसे जो इंग्लिश में पैसेज होता है ऐसे हिंदी में गद्यांश होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसका अंतर थोड़ा मैं समझा देता हूँ। गद्यांश क्या होता है, जिसमें चैप्टर्स कैसे होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, जिसमें कहानी टाइप के क्वेश्चन लिखे, कहानी टाइप का पाठ होता है पूरा, एक कहानी जैसे होती है कोई 2-3-4 पेज में लिखा हो पाठ, इस तरह के होते हैं गद्यांश में। और जो गद्य, मतलब गद्यांश कह रहा हूँ, गद्य पाठ। और पद क्या होता है, जैसे कि सूरदास के पद हैं, मीराबाई के हैं और तुलसीदास के हैं, ये इस तरह की जो कविता टाइप की जो चीज़ें होती हैं वो पद में आती हैं, ठीक है। तो ये आपको इतना अंतर तो समझ में आ गया। अब हम इसमें गद्य की विधाओं का परिचय में पहला क्वेश्चन दिया है, गद्य किसे कहते हैं, या फिर गद्य के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए महत्व को बताइए। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन क्या है, बच्चे थोड़ा अगर इसको समझते नहीं डीप में तो याद करते हैं, तो उससे क्या होता है, याद करने में तो समय ज़्यादा लगता है और जो है अभी समय अपने पास इतना है भी नहीं है। ज़्यादातर बच्चे क्या शुरू से पूरी साल उतना नहीं पढ़ते, आखिरी में ज़्यादा पढ़ते हैं। तो अब मैं उसी हिसाब से बता रहा हूँ कि तुम्हें कैसे तैयारी करनी है। अब देखिए जैसा कि इसमें लिखा है, इसके हिसाब से अगर हम देखें तो जो है ऐसे याद करने में तो बहुत टाइम लगेगा। हम इसको एक नॉर्मल तरीके से समझ सकते हैं, जैसे गद्य किसे कहते हैं लिखा है। तो इसमें लिखा है जैसे हमारी ये गद्य हमारी स्वाभाविक अभिव्यक्ति है, गद्य के माध्यम से ही हम अपने दैनिक जीवन के सभी कार्यों को संपन्न करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, देखो गद्य में क्या कह रहा है, जैसे इसमें बता रहा है पत्र जो होता है ये गद्य में आता है, पत्र, डायरी लिखते हैं, ठीक है। साहित्य में कहानी, कोई कहानी लिखते हैं, कहानी है। उपन्यास है, ठीक है। और निबंध है, कोई निबंध लिख रहा है, ये किस में आता है, ये गद्य में ही आता है। नाटक है, जीवनी है, ये सारी चीज़ें क्या है, ये लिखने का जो माध्यम होता है वो गद्य ही होता है, इसको गद्य बोलते हैं। जो इसका लिखने का जो माध्यम है, इस तरह की चीज़ों को, ये क्या होता है, गद्य, ठीक है। अब आगे लिखा है गद्य का क्रमिक विकास हिंदी के आधुनिक काल के आरंभ से हुआ, ये बताते हैं, ठीक है। हिंदी का आधुनिक काल मतलब जो आधुनिक काल की हिंदी की बात कर रहे हैं। तो गद्य का प्रयोग व्याख्या, तर्क, वर्णन एवं कथा के लिए होता है। इसका प्रयोग व्याख्या, तर्क, वर्णन और कथा के लिए होता है। गद्य में किसी कथ्य को सहजता से, सरलता से एवं स्पष्टता से व्यक्त करने की क्षमता होती है। व्याकरण के नियमों का प्रयोग भी आसानी से ग्रहण किया जा सकता है, इसमें ये लिखा है।
और गद्य के प्रयोग और प्रयोजन की दृष्टि से ये 3 प्रकार का बताया गया है। देखो, दैनिक क्रियाकलाप, जो दैनिक क्रियाकलाप का मतलब जो अपने दैनिक क्रियाकलाप है उसके बारे में आप बता रहे हो, लिख रहे हो, ठीक है, जैसे डायरी वगैरह लिखते हैं लोग। और शास्त्र या तर्क की भाषा होती है एक तो, ठीक है, और एक होता है साहित्यिक भाषा। साहित्यिक का मतलब जैसे कोई पाठ्य पुस्तक किसी विषय पर लिखी है उसको, तो वो क्या है, वो साहित्यिक भाषा है, ठीक है। चलिए अब आगे हम इसमें पहले आगे समझने से पहले अब इसको, अब ये देखो, अगर बाई द वे तुम्हें ये याद नहीं है गद्य किसे कहते हैं और ये क्वेश्चन आ जाता है तो कैसे लिखना है, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया। अब जैसे ये तो मैंने पढ़ लिया, आपको पढ़ के सुना दिया, अब लिखना कैसे, ये तरीका देखो। देखो, गद्य में हम जानते हैं कि एक 2-3 पेज का या 1 पेज या 2 पेज, इस तरह से थोड़ा सा हम इसमें मैटर कुछ भी लिखते हैं। तो जैसे इसमें क्या क्या आ जाता है, कहानी आ जाती है, उपन्यास, ठीक है, जीवनी भी इसमें आ जाती है, ठीक है, डायरी लिख रहे हो आप या फिर पत्र लिख रहे हो, ये सब किसमें आ जाते हैं, इसी में आ जाते हैं गद्य में। तो हम बता सकते हैं कि इस तरह की जो चीज़ें जो हमारे दैनिक जीवन में भी उपयोग होती हैं, उनको हम अगर वर्णन करते हैं, उनका लिखते हैं, तो ये सब किसकी विधा में आता है, गद्य की विधा में ही आता है, तो इसको हम गद्य बोलते हैं, ठीक है। तो इसके प्रकार बता देना। एक तो प्रकार हो गया दैनिक जीवन के लिए, एक शास्त्र जैसे लिखा है शास्त्र या तर्क की भाषा होती है, और एक साहित्यिक भाषा होती है। ये आपको याद रहे तो इसको साथ में लिख दो, ठीक है ना। तो इस तरह से आप लिख दोगे। अब मान लो ये दिया है 5-6 लाइन का है, तो आप 3 लाइन भी अगर लिख लेते हो तो ठीक है। ऐसे 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन इसमें बनेगा। ऐसे 2 इनमें से अभी जो अभी पढ़ रहे हैं इनमें से 2-3 मार्क्स से ऊपर का कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं है, इतना का ही दिया है, ऐसे ही दिए है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसमें अपने हिसाब से लिख सकते हो, गद्य के बारे में थोड़ा सा अपने हिसाब से लिख सकते हो। फिर जैसे तुम्हें पता लग गया कि ये गद्य है तो इसके बारे में लिख सकते हो, ठीक है ना। नाटक है, जीवनी है, ये सारी चीज़ें क्या गद्य में आ रही हैं, तो इनके बारे में बता दो कि ये सब गद्य की विधा के द्वारा ही लिखा जाता है इनको। तो ये इस तरह आपका हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, हिंदी गद्य कितने रूपों में उपलब्ध है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन मैं हटा देता हूँ। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, हिंदी गद्य कितने रूपों में उपलब्ध है, गद्य की 4 विधाओं के नाम लिखिए। अच्छा, अब देखिए गद्य की, अब इसमें विधाएं बताई गई हैं, तो गद्य की विधाएं कौन कौन सी हो गई, देखो अभी हम पढ़ के आए, निबंध हो गया, एक निबंध हो गया, नाटक हो गया, एकांकी है, उपन्यास है, कहानी है, जीवनी है, आत्मकथा है, संस्मरण है, रेखा चित्र है, रिपोर्टाज है, महाकाव्य, आलोचना, यात्राव्रत, डायरी, पत्र और भेंटावाद। जिसमें से कुछ चीज़ें हमें कॉमनली याद ही रहेंगी। यहाँ पे 4 पूछी हैं, तो तुम्हें देखो कहानी तुम्हें पता ही है, कहानी क्यों नहीं याद रहे, कहानी है, पत्र है, ठीक है, उपन्यास है, एकांकी है, जीवनी है, आत्मकथा है। 6 है तो बस 5-6 याद है, काफ़ी है, इतना काफ़ी है। तो ये नॉर्मल है, बहुत आराम से याद हो जाएगा इतना। नाटक, ठीक है, यात्राव्रत भी इसमें आता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो आराम से इसमें इसके गद्य के 4 विधाओं के नाम आपको लिखने के लिए आएंगे, दूसरा तो लिख दोगे आराम से। इसमें अब प्रश्न नंबर 3 की ओर चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे। ये परीक्षा देना फिर से बता दूं एक बार, और पेज नंबर 57 से शुरू कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब यहाँ पेज पलटते हैं। अब क्वेश्चन आता है इसमें, निबंध शब्द का अर्थ बताते हुए बाबू गुलाब राय के अनुसार निबंध की परिभाषा लिखिए। देखिए, तो यहाँ पे बाबू गुलाब राय के अनुसार लिख के आ रहा है, तो आपको यही लिखना है जो इसमें लिखा है गाइड में। अगर वैसे देखो तो निबंध हम जानते हैं, हिंदी में निबंध लिखते हैं कि नहीं, पहले प्रस्तावना लिखी जाती है, फिर उसमें हेडिंग्स लिखी जाती हैं उसकी, ठीक है ना, बीच बीच में जो मुख्य होती हैं उनके बारे में लिखा जाता है, फिर आखिरी में उपसंहार लिखा जाता है। तो निबंध एक तरह से क्या होता है, किसी एक विषय पर उसके संक्षिप्त रूप में उसको लिख दिया जाता है, किसी एक विषय पर उस पर प्रकाश डाला जाता है। जैसे मान लो दहेज प्रथा के लिए तुमने निबंध लिखा, तो उसके बारे में तो लिखोगे, प्रस्तावना में बता दोगे इससे क्या क्या परिणाम निकलते हैं, मतलब परिणाम तो आखिरी में आएंगे उपसंहार में, और उसके बारे में बता दोगे कि दहेज प्रथा होती क्या है और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए बता दोगे। उसके बाद आता है आपका दहेज प्रथा के बारे में, फिर उसकी हेडिंग्स आपकी आएंगी, वो लिखोगे। तो ये क्या है, एक किसी चीज़ के बारे में वर्णन कर रहे हो आप, बता रहे हो, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका निबंध। तो आप इसको इस तरह लिख सकते हो कि इस निबंध किसे कहते हैं, तो आप बता दोगे किसी एक घटना को, या किसी एक घटना नहीं कहेंगे इसमें, किसी जैसे टॉपिक बोलते हैं ना, किसी एक टॉपिक पर अगर हम कुछ बताना चाहते हैं, जैसे दहेज प्रथा हुआ, जैसे पर्यावरण प्रदूषण हुआ, तो किसी एक विषय कहेंगे हिंदी में, शुद्ध हिंदी में, किसी एक विषय पर कुछ हम बता रहे हैं और उसको हम संक्षिप्त में बता रहे हैं 1 या 1.5 पेज में लिख के, तो ये निबंध हो जाता है, बस हो गया। लेकिन अगर ऐसे लिख के आता है ना, तो इसमें लिखना है बाबू गुलाब राय के, तो इसे इसी हिसाब से याद कर लेना, गाइड में लिखा है। जैसे कि इन्होंने क्या लिखा है,
निबंध शब्द नी प्लस बंध से मिलकर बना है। इसका अर्थ अच्छी तरह बंधी हुई परिमार्जित पूर्ण रचना है, जो अच्छी तरह से बंधी हुई परिमार्जित पूर्ण रचना है। इसका मतलब एक के बाद एक स्टेप बाय स्टेप आप बता रहा है उसको। निबंध अपने आधुनिक रूप में इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, ऐसे। ऐसे मतलब निबंध ऐसे का पर्यायवाची है, पर्याय का मतलब पर्यायवाची। अंग्रेजी में इसका अर्थ यही होता है, ठीक है। अंग्रेजी में इसका अर्थ क्या है, प्रत्यन्न प्रयोग या परीक्षण होता है इसका। और अभिप्राय यह है कि किसी एक विषय का भली भांति प्रतिपादन करना या परीक्षण करना निबंध कहलाता है। ये बाबू गुलाब राय जो जी के अनुसार है, ठीक है ना। अच्छा, अब आगे क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं इसमें। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसमें लिखा है निबंध किसे कहते हैं और इसके कितने प्रकार होते हैं, या फिर निबंध की परिभाषा लिखते हुए किन्हीं दो निबंधकारों के नाम एवं रचनाएं लिखी। इस तरह से इसको पूछा जा सकता है। तो देखिए निबंध किसे कहते हैं अभी हम बता चुका हूँ मैं, फिर से जैसे इसमें लिखा है, ये क्या लिखा है देखिए, निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें सीमित आकार के भीतर किसी विषय का वर्णन किया जाता है। ऐसे इतना लिख, जो मैं अभी बता रहा था इससे पहले यही तो बता रहा था। ये इतनी जिसमें जो भाषा लिखी है थोड़ी कठिन लिखी है, इसको आप ऐसे मत लिखना, बस ये लिख देना निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें सीमित आकार के भीतर किसी एक विषय का वर्णन किया जाता है। बस इतना लिख देना, इतना काफ़ी है, ठीक। अब निबंध के प्रकार जो है देखो, कथात्मक, वर्णात्मक, विचारात्मक और भावात्मक, ठीक है। ये 4 प्रकार है इसको। अब देखो जब कोई ऐसे 3-4 प्रकार हैं या 6 प्रकार है, तो ऐसे प्रकारों को याद रखने का मैं एक तो मेथड बता रहा हूँ आपको। इसे इसमें यूज़ कर सकते हो, हिंदी में या किसी भी सब्जेक्ट में इसका यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। देखो जैसे मैं यहाँ बता देता हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा ये 4 प्रकार है इसके निबंध के। निबंध अगर मैं यहाँ पे देखूँ, निबंध के कितने प्रकार है, 4। तो देखो पहला यहाँ पे क्या है, कथात्मक, ठीक। फिर है वर्णात्मक, ठीक है। इसके बाद विचारात्मक, और एक यहाँ लिख देता हूँ मैं, यह है भावात्मक। ठीक है, तो ये 4 प्रकार इसके बताए। तो देखो एक मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, इसका इस्तेमाल इस तरीके से करोगे तो थोड़ा आसानी रहेगी और पेपर में भी भूलने से बचोगे, ऐसे भूलोगे नहीं। देखो अब निबंध के अगर प्रकार की बात करें, प्रकार, तो ये 4 प्रकार हैं। आपको ऐसे याद हो जाता तो अच्छी बात है, अगर आप कहीं ऐसा लगता है कोई पॉइंट भूल रहे हो तो देखो इसका मैं बता दूं तरीका क्या है। जो मैंने बनाया है वो ये है, देखो इसके पहले पहले अक्षर को लो, जैसे यहाँ से का, यहाँ से वी, ये का, ये क्या हो गया, कवि, कवि हो गया, ये कवि, ठीक है, कवि। और तो यहाँ पे हो गया भा, ये लो भा, भा पे आ की मात्रा लगा और ये वा, भाव। तो पढ़ने में क्या आ गया, कवि भाव, कवि का क्या भाव, ठीक है। तो ये हमने एक इसका कोड वर्ड टाइप का बना लिया ना। निबंध के प्रकार की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसको हमने इससे लिंक कर दिया। हमने क्या लिंक कर दिया कि निबंध का प्रकार बताना, तो उसमें ये हमें याद आ जाना चाहिए कि हम कवि भाव शब्द से बताएंगे। कैसे बताएंगे, देखो का जो पहला शब्द है इससे क्या आ जाएगा, पहला शब्द से ये आ जाएगा कथात्मक, ठीक है। वी से क्या आ जाएगा, विचारात्मक, ठीक है। भा से क्या आ जाएगा, भावात्मक, और वा से क्या आएगा, वर्णात्मक, ठीक है। ऐसे क्या है, ये एकदम से याद रहेगा। निबंध के प्रकार जैसे हमने कहा, हाँ हमने ऐसे याद किया था कवि भाव, तो इससे हमें क्या याद आ जाएगा, का से क्या है, पहले पहले अक्षर ले लिए हमने, तो का से कथात्मक हो गया, वी से विचारात्मक हो गया, कोई कथा, ऐसे इसको भी लिंक कर सकते हो। कथात्मक कुछ चीज़ को लिखोगे तो उसके बारे में विचार करोगे, विचारात्मक फिर उसमें भाव भी होने चाहिए, उसका वर्णन भी करोगे तो वर्णात्मक, ठीक है। तो अब इसे याद करने का ही तरीका हो गया। तो इससे क्या फ़ायदा रहता है, इससे ये फ़ायदा रहता है कि अभी हमने ये पढ़ा, देख लो, ठीक है। ये इन चीज़ों को हम 1-2 बार और पढ़ लेंगे, जैसे भावात्मक होता है, कथात्मक होता है, वर्णात्मक और विचारात्मक। अब इसको अगर मैं रफ कर देता हूँ, इसको मैं रफ कर देता हूँ, तो ये ऐसे काम करती है ये टेक्निक कि अगर आप पेपर दे रहे हैं उस समय आपको निबंध के प्रकार पूछ लिए, ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं। अब कैसे, अब आपको ये पता है, इतना आपको याद आ गया, कवि भाव, तो ये है, आपने इसको लिंक करके याद किया था, तो अब यहाँ से का से आपको अब याद आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कथात्मक हो गया, ठीक है। फिर यहाँ से वी से क्या आ गया, विचारात्मक, भा से भावात्मक और वा से वर्णात्मक। इस तरह से आपको याद आ जाएगा। तो ये तरीका है कि ऐसे ऐसे छोटे छोटे तरीकों से भी हम क्या पढ़ाई को थोड़ा इंटरेस्टिंग बना लेंगे, नहीं मतलब इसमें बोरियत नहीं होगी, ठीक है। तो ऐसे लिखते रहेंगे कॉपी पेन लेके, हाँ इस तरह से, तो वो बार बार भी उस चीज़ को रिपीट करेंगे तो आने लगता है, हमें याद होने लगता है।
तो इस तरह से इसमें अब जैसे लास्ट में अब इसको देखिए, दो निबंधकार एवं उनकी रचनाएं, जैसे इसमें ये तो आपको याद ही करनी पड़ेगी उनकी रचनाएं क्या है, निबंधकार कौन है। एक इनमें नाम दिया रामधारी सिंह दिनकर, मिट्टी की ओर इसमें लिखा है इनकी रचनाएं। एक है भगवती शरण सिंह, ये मानव के मूल में, दो हैं, तो इनको याद कर लेना। अब आता है नाटक किसे कहते हैं, नाटक के तत्व भी लिखिए। देखो नाटक आप टीवी में देखते हो, ठीक है ना, नाटक पता ही है कि नाटक क्या होता है, ठीक है। नाटक किसी स्टेज पे, रंगमंच बोलते हैं हिंदी में उसको, उस पर भी कोई नाटक किया जाता है। स्कूलों में नाटक कराए जाते हैं किसी एक विषय को लेके कि इस विषय पे नाटक कीजिए, तो ये सब आपको पता है। तो अब नाटक किसे कहते हैं, जैसा इसमें लिखा है उसके हिसाब से पढ़ते हैं। देखो हम, रंगमंच पर प्रस्तुत करने के लिए किसी कथा को जब केवल पात्रों के संवाद के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है, मतलब रंगमंच का मतलब स्टेज पर किसी कथा को प्रस्तुत करने के लिए पात्रों को कुछ संवाद दे देते हैं कि भाई तुम्हें ये बोलना है, तुम्हें ये बोलना है, ठीक है, और क्या करते हैं, तो वह रचना नाटक कहलाती है। तो इस तरह से जब सबको अपने अपने रोल दे दिए कि तुम्हें ये रोल करना है, उसके बाद उसका नाटक उस पर रंगमंच पे दिखाया जाता है। तो ये नाटक जो होता है वो कैसा होता है, दिखाया जाता है, दृश्य होता है, नाटक दिखाया जाता है सामने, ठीक है। तो नाटक में अभिनय का विशेष महत्व होता है। अभिनय का महत्व होता है मतलब जिस चीज़ के बारे में, मतलब किस पात्र का नाटक कर रहे हैं तो उसके जैसे ही नाटक करोगे तो इसका महत्व होता है, ठीक है, विशेष। तो ये सब बहुत छोटी छोटी बातें आप जानते हो तो अपने हिसाब से लिख सकते हो। अब मान लो तुम्हें याद नहीं है, मान लो अब तुमने इसको पढ़ा या याद नहीं आ रहा कि इसमें भाषा कैसे लिखी थी, तो तुम अपने हिसाब से क्या लिख दोगे नाटक में। तुम देखते हो कि नाटक में क्या होते हैं, तुम लिखोगे नाटक में पात्र होते हैं जो जिनको जो संवाद दिया जाता है उस तरह के वो संवाद बोलते हैं और अभिनय करते हैं, लिख दोगे इतना, ठीक है। और नाटक जो है दृश्य यानी पर्दे पे दिखाया जाता है, दृश्य होता है, ठीक है ना, ये लिख दोगे, बस इतना ही लिखना है। इस आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, इतने 1 या 2 नंबर के आता है, 2 नंबर का आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आएगा। तो इस तरह से आपको लिखना है। आपको याद नहीं है फिर भी आप लिख सकते हैं, मैं इसीलिए इस पर जोर दे रहा हूँ और बता रहा हूँ आपको, ठीक। अब नाटक के, अब ये कह रहे हैं कि नाटक जो है इसके कितने तत्व हैं, तो इसके 6 हैं। कौन कौन से, देखो इसमें आ गया कथा वस्तु है, पात्र है, कथोपकथन यानी संवाद है, देश काल है, किस देश काल से संबंधित है वो, उद्देश्य क्या है, नाटक का कोई उद्देश्य भी तो होना चाहिए, जिस चीज़ के बारे में नाटक बनाया है तो उसका क्या उद्देश्य है, और रंगमंचता कैसा, स्टेज कैसी है वहाँ पे उसकी सजी हुई है जिस पे नाटक किया जा रहा है, ठीक है ना। तो इनके जो है आगे अभी हम कहानी के बारे में पढ़ेंगे, ये सब इनके जो यहाँ पे अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, तत्व जो है लगभग एक जैसे ही हैं, थोड़ा बहुत अंतर है, आगे पढ़ेंगे। अब आगे देखते हैं। देखो हिंदी के प्रसिद्ध नाटककारों के नाम, क्वेश्चन नंबर 6वां पढ़ रहा हूँ मैं। हिंदी के प्रसिद्ध नाटककारों के नाम, और आगे दिया है अथवा करके कोई 2 प्रमुख नाटककारों के नाम। तो इस तरह से देखो, तो इनको तो याद ही करना पड़ेगा कौन कौन से, भारतेंदु हरिश्चंद्र, क्योंकि अब तुमने हिंदी पूरी साल पढ़ी तो उसके पाठ के आगे उनके लेखक का नाम लिखा रहता है, तो बार बार पढ़ा होगा तो कुछ तो याद होंगे ही, और नहीं है तो इनको कर लेना याद। भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, हरिकृष्ण प्रेमी, ठीक है, उदय शंकर भट्ट, सेठ गोविंदास, राम कुमार वर्मा, लक्ष्मी नारायण मिश्र, लक्ष्मी नारायण लाल। देखो ये याद करना आसान रहेगा, लक्ष्मी नारायण नाम याद रखो और एक के आगे मिश्र, एक के आगे लाल लगा दो, तो लक्ष्मी नारायण मिश्र, लक्ष्मी नारायण लाल, 2 नाटककार तुम्हें वैसे याद हो गए। लक्ष्मी नारायण तुम्हें याद ही रहेगा, भगवान का नाम है, ठीक है ना। अच्छा, तो इस तरह से विष्णु प्रभाकर हैं, जगदीश चंद्र माथुर हैं, धर्मवीर भारती हैं। तो आपको 2, 3, 4 नाम तो याद इसमें से कर लेने हैं, ठीक है। अच्छा, तो अब इस तरह से अब लक्ष्मी नारायण वाले 2 तो आपको याद ही होगा, एक में मिश्र लगाना, एक में लाल, ठीक है। अब ये तो हो गया इसका नाटककारों का। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, एकांकी किसे कहते हैं, 2 एकांकियों के नाम और उनके लेखक सहित लिखिए, ठीक है। चलिए ठीक है, अब एकांकी की बात करेंगे तो एकांकी जो होता है ना, उसमें क्या होता है, एकांकी दृश्य काव्य है। ये कैसा है, दृश्य काव्य, दृश्य का मतलब दिखाई देने वाला, दिखाई देगा, ये दृश्य काव्य। एकांकी में एक अंक होता है, एकांकी में एक अंक होता है, ध्यान रखेंगे। और यह अंक कैसा होता है, यह अंक दृश्यों में विभाजित हो सकता है और कम से कम समय में अधिक से अधिक प्रभाव, एकांकी का लक्ष्य होता है, कम से कम समय में अधिक से अधिक प्रभाव डाले जाए, ठीक है। 2 एकांकी यहाँ पे दी हुई है, एक दीपदान है और इसको लिखा है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, एक है बहू की विदा, इसको लिखा है विनोद रस्तोगी ने, ठीक है ना। तो ये एकांकी हो गई। अब एकांकी के कितने तत्व माने गए, देखो अब तत्व मैंने कहा था लगभग सेम मिलते हैं। अभी हमने इससे पहले नाटक के तत्व देखे थे, अब एकांकी के देख लो। देखो कथा वस्तु उसमें भी थी, इसमें भी है। कथोपकथन संवाद उसमें भी था, इसमें भी है। पात्र का चरित्र चित्रण, पात्र देखो उसमें भी थे बस चरित्र, और इसमें भी है।
देश काल वातावरण, उसमें भी देश काल था, इसमें भी है। भाषा शैली, बस यहाँ पे वहाँ पे उद्देश्य था, यहाँ पे भाषा शैली आ गई। उद्देश्य यहाँ भी है, उद्देश्य तो बिना उद्देश्य के ये भी नहीं, उद्देश्य और रंगमंच था वो एक ही है। मतलब इसमें 7 पॉइंट है तो 1 पॉइंट ज़्यादा है, उसके सारे पॉइंट्स इसमें मिल रहे हैं। किसमें? नाटक के जो तत्व थे और एकांकी के एक जैसे ही मिल रहे हैं, एक इसमें ज़्यादा है बस भाषा शैली। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाटक और एकांकी में 4 अंतर लिखिए या 2 अंतर लिखिए, इस तरह पूछा जाएगा। 2 नंबर का ही आएगा मेरे ख्याल से, तो 2 अंक आपको याद कर लेने चाहिए। फिर भी देखो पढ़ लेते हैं। देखो नाटक में एकांकी में तो देखो हमें पता है 1 अंक होता है, और नाटक में अनेक अंक हो सकते हैं, 1 से अधिक अंक हो सकते हैं। ठीक है, अब एकांकी में एक ही कथा या घटना रहती है, जबकि नाटक में क्या होता है? नाटक में लिखा है आधिकारक के साथ, आधिकारक मतलब जिस चीज के बारे में नाटक चल रहा है उसके साथ साथ और अन्य कथाएं भी जुड़ जाती हैं। फिर समझना, एकांकी में एक ही कथा या घटना रहती है, इसमें जिस चीज के बारे में नाटक है उसके अलावा भी और कथाएं भी उसमें साथ में जुड़ जाती हैं। आगे एकांकी में लिखा है कथानक आरंभ से ही चरम लक्ष्य की ओर द्रुत गति से बढ़ता है। तो इतनी कठिन लैंग्वेज नहीं, आपको लिखना है कथानक आरंभ से ही चरम लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ता है, ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, और कथानक की विकास प्रक्रिया इसमें धीमी होती है। देखा है तुमने नाटक कई 6-6 महीने 1-1 साल तक चलते रहते हैं, एक एपिसोड आते रहते हैं नाटक के, ऐसे होता है ना। और अच्छा, अब एकांकी के कथानक में घनत्व रहता है और नाटक के कथानक में फैलाव और विस्तार होता है काफी। उदाहरण की बात करें तो एकांकी का उदाहरण है अंधेर नगरी। अंधेर नगरी तुमने सुना होगा ना, अंधेर नगरी चौपट राजा। तो अब यहाँ पे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखा था इसको, और इसका उदाहरण है नाटक का आषाढ़ का एक दिन। ठीक है ना, नाटक से समझ गए होगा आषाढ़ का एक दिन का मतलब क्या है। नाटक में तो बहुत 1 साल भी लग सकती है इसमें। ठीक है, अच्छा, अब इसको लिखा है मोहन राकेश ने। ठीक है, अच्छा, तो ये हो गया नाटक और एकांकी में अंतर। तो इसमें कुछ चीज़ें तो देखो, आपको 2 पॉइंट्स अगर आते हैं लिखने के लिए तो एकांकी में 1 अंक होता है, नाटक में 1 से अधिक अंक होते हैं। 1 पॉइंट तो बहुत आसान है। दूसरा, एकांकी में एक ही कथा एक ही घटना रहती है और उसमें जो मेन जिस चीज़ के ऊपर नाटक होता है उसके अलावा अन्य कथाएं भी जुड़ जाती हैं। दूसरा पॉइंट है। तीसरा, इसमें क्या है कि कथानक आरंभ से ही चरम लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ते हैं और यहाँ पे कथानक विकास की प्रक्रिया धीमी होती है। 3 याद रखना बहुत, इतना काफ़ी है। अब देखो, क्योंकि 2 नंबर का ही आ सकता है। अब उपन्यास किसे कहते हैं, अब हम ध्यान रखते जा रहे हैं क्या क्या पढ़ चुके हैं। देखो, निबंध हमने पढ़ा था, नाटक हमने पढ़ लिया, नाटक किसे कहते हैं, एकांकी पढ़ लिया, दोनों का अंतर पढ़ लिया। अब हम आ गए उपन्यास पे। उपन्यास को देखो, हिंदी में कई लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि उपन्यास होता क्या है। हम नोवेल बोलते हैं इंग्लिश में, वही उपन्यास होता है हिंदी में। ठीक है ना, तो उपन्यास किसे कहते हैं? 4 उपन्यासकारों के नाम लिखिए। देखो, उपन्यासकारों के नाम याद कर लेना। उपन्यास क्या समझ गए होगे, उपन्यास काफ़ी एक मोटी सी कोई किताब है, उसको पढ़ने में भी काफ़ी समय लगता है। ऐसा नहीं कि एक ही दिन में खत्म, 4, 6, 8 दिन 10 दिन लग सकते हैं आपको। ठीक है, तो ये उपन्यास होता है इस तरह का। अब इसमें तो आप इसके अपने हिसाब से भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं है। हिंदी में आप अपने तरीके से, अगर उसके बारे में आपको पता है तो आप लिख सकते हो। जरूरी नहीं कि गाइड में लिखा है वही सेम हो। ठीक है, अब इसमें जो लिखा है इसको भी पढ़ लेते हैं हम। देखो क्या लिखा है, उपन्यास कथा का वह रूप है जिसमें जीवन का विशद चित्रण होता है, ये इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, पात्रों, विशद चित्रण का मतलब उसमें अच्छे गहराई से उसको बताया जाता है। पात्रों के जीवन की विस्तृत झांकियां प्रस्तुत कर उपन्यासकार एक ओर तो मानव चरित्र को व्यक्त करता है और दूसरी ओर अपने समय की प्रवृत्तियों का चित्रण करते हुए हमें कुछ सोचने पर विवश कर देता है। उसमें कुछ इस तरह की घटनाएं होंगी जिससे हम कुछ सोचने पर व्यस्त हों। तो प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, यशपाल, मनु भंडारी 4 प्रसिद्ध उपन्यासकार, इनके नाम याद कर लेना। प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद जी जो थे, जयशंकर प्रसाद निराला, यशपाल और मनु भंडारी। ठीक है, 4 नाम है, इन्हें याद कर ले। कुछ चीज़ें तो जब आप कुछ जगह याद करना पड़ेगा, लेकिन अब उपन्यास के लिए आपको ये नहीं रखना कि जैसा इसमें लिखा है। आप इसमें कैसे लिख सकते हो, ये जैसे किसी चीज़ का एक विशद चित्रण, मतलब बड़ा चित्रण है। आप इसमें क्या कर रहे हो, जैसे मतलब कहानी क्या होगी, ज़्यादा से ज़्यादा 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज की होगी। ठीक है, और इसमें क्या होता है, उपन्यास में क्या होता है, ये कम से कम हो सकता है तुम्हारा 20 पेज, 50 पेज तक का भी हो सकता है। इसमें काफ़ी मतलब बड़ा होता है ये। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने हिसाब से उसमें 2-3 लाइन लिख दोगे, आपको नंबर मिल जाएंगे। अब आगे हम उपन्यास के तत्व की बात करें तो देखो, हम पहले हम पढ़ चुके हैं कहानी के, एकांकी के तत्व, नाटक के तत्व। हाँ, अब उपन्यास के में देखो, कथा वस्तु उसमें भी था, पात्र इसमें भी है, पात्र और चरित्र, संवाद उसमें भी था, इसमें भी, देश काल उसमें भी था, इसमें भी है, और भाषा शैली
हाँ एकांकी में थी, उसमें नहीं थी। जो है इसमें हम देख रहे थे, नाटक में नहीं बताया था इसको, एकांकी में बताया था। और उद्देश्य तो ये लगभग लगभग आपके सेम ही हैं, ये जो पॉइंट्स हैं। जब पूछते हैं ना उपन्यास के कितने तत्व हैं, नाटक के तत्व की बात करें तो आप समझ जाओ, ये याद कर लो, एक बार याद करना है आपको, यही रिपीट हो रहे हैं बार बार, ठीक है। तो ये आपको काम आएंगे, इसको एक बार अच्छे से देख लें। अब आगे देखिए, प्रश्न नंबर जो 12 है उसमें लिखा है 4 उपन्यासकारों के नाम। तो ये तो याद ही करना है, प्रेमचंद का गोदान था, जयशंकर प्रसाद का तितली, जैनेन्द्र का सुनीता, मनु भंडारी का महाभोज। तो ये जो याद करने वाले हैं वो तो याद ही करने हैं आपको। अब ये थोड़ा समझ लो, यहाँ पे कहानी किसे कहते हैं, ठीक है। कहानी, 2 कहानीकारों के नाम लिखिए। अब देखो कहानी सिंपल सी बात है, कहानी सब लोगों ने सुनी होगी। कहानी, कोई कहानी सुनाता है तो कोई कहानी 10 मिनट में भी ख़त्म हो जाती है, कोई आधे घंटे में भी, कोई 1 घंटे भी लग जाते हैं, बड़ी होती हैं, कुछ छोटी कहानियाँ होती हैं। तो कहानी क्या है, किसी एक पात्र के इर्द गिर्द घूमती है, उस पात्र को एक हीरो के रूप में दिखाया जा सकता है। जैसे कहते हैं ना, जैसे पहले राजा रानी की कहानियाँ हुआ करती थी, या किसी और अलग अलग टाइप की कहानी कई टाइप की। तो इस तरह कहानी एक किसी एक पात्र के ऊपर बताई जाती है, ऐसे रहता है। अब कहानी का क्या है, देखो अब इसमें जो लिखा है और फिर हम कैसे लिख सकते हैं, दोनों चीज़ें देखते हैं। कहानी एक कलात्मक छोटी रचना है, बिल्कुल सही बात है, कलात्मक एक छोटी रचना है। यह किसी घटना, भाव, संवेदना आदि की मार्मिक व्यंजना करती है। किसी एक घटना को लेके हम कहानी सुना सकते हैं कि वहाँ पे ऐसा हुआ, ये हुआ, पूरी बात बताएंगे, वो एक कहानी का रूप ले लेगा, ठीक है। इसका आरंभ और अंत बहुत कलात्मक और प्रभावपूर्ण होता है। कहानी का आरंभ और भी प्रभावपूर्ण होता है, अंत भी प्रभावपूर्ण होता है, जिससे वो कुछ छाप छोड़े, ठीक है। लोग इसीलिए सुनते भी हैं, कहानियाँ पहले सुनाई जाती थी। अब तो इंटरनेट का ही हो गया, अब तो कौन सुन रहा है, लेकिन जब नहीं था इंटरनेट और लोग समय जब बैठा करते थे, इकट्ठे हुआ करते थे, तो कहानियाँ सुनाया करते थे लोग, ठीक है ना। अच्छा, अब आगे हम बताएं, इसमें आगे लिखा है इसका आरंभ और अंत, ठीक है, ये तो हमने पढ़ लिया। घटनाएं परस्पर संबद्ध होती हैं, कहानी में घटनाएं संबद्ध होती है ना, एक के बाद एक क्रम में जुड़ती रहेंगी, तभी तो कहानी समझ में आएगी ना। किसी चीज़ को लेकर कहानी सुना रहा है तो उसी से संबंधित घटनाएं जुड़ती जाती हैं उसमें, ठीक है ना। जैसे कोई भी फिल्म बनती है, उसमें क्या होता है, घटना एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है, तभी तो हम शुरू से आखिरी तक देखते हैं। आधी देखने के बाद फिर हम अगर हट जाए तो फिर हम सोचेंगे ये पूरे लास्ट में क्या हुआ, तो हमें पूरी देखने का ही मन रहता है। तो ऐसे एक के बाद एक घटनाएं जुड़ी होती है इसमें। अच्छा, आगे इसमें लिखा है लक्ष्य पर पहुंचकर कहानी अपना विशिष्ट प्रभाव छोड़ती है, बिल्कुल सही बात है। आखिरी में उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य निकलेगा, इस कहानी से तुम्हें क्या शिक्षा मिली, ठीक है ना। 2 प्रसिद्ध कहानीकार एवं उनकी रचनाएं, मुंशी प्रेमचंद, इन्होंने कफन कहानी लिखी थी, जयशंकर प्रसाद ने आकाशदीप लिखी थी। अच्छा, अब बात करते हैं, अगर तुम भूल रहे हो, बिल्कुल इसी लैंग्वेज में नहीं लिख पा रहे कहानी, तो कहानी आप कैसे लिखोगे। इतना तो ये तो शुरू में लिख देना, कहानी एक कलात्मक छोटी रचना है। एक तो ये वर्ड इतना याद रखना कि अब इसमें कहानी में क्या क्या होता है, जैसे इन्होंने लिखा है घटना, भाव और संवेदना का मार्मिक चित्र होता है। कहानी में सही बात है, किसी घटना का ही तो चित्रण होगा, किसी घटना का चित्रण हो सकता है, किसी पात्र, कोई पात्र किस काम को कैसे कर रहा है उसके बारे में बताएंगे, वो भी एक उसकी घटना को ही बताएंगे। तो इन सब चीज़ों का चित्रण होता है। कोई मार्मिक भी होती है, हास्य भी होती है, कहानी हंसाने वाली भी होती है, कुछ दुख वाली भी होती है। तो इस तरह की कहानी होती है। तुम लिख दोगे ना ऐसे कि हम इस तरह से कहानी जो हास्य कहानियाँ भी होती हैं, जिन्हें सुन के हमें हंसी आए, दुख भरी भी होती हैं, ठीक है। तो इस तरह से कहानियाँ होती हैं जिनमें इस तरह के भाव होते हैं, ठीक है। और ये छोटी कलात्मक रचना होती है, बस आपको नंबर मिल जाएंगे, इतना लिखना है आपको, यहाँ रटने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है ना। तो इसमें कई बच्चों को ऐसी थोड़ी दिक्कत हो जाती है, जैसे हिंदी पे ध्यान शुरू से नहीं दिया और थोड़ी हिंदी, अब आजकल बच्चे हिंदी उतनी पढ़ते भी नहीं है, तो ऐसे उनको ऐसा लगता है कि कहानी के साथ उसी को रट रहे हैं। कई बच्चों को ऐसा लगता है उसे वो एज इट इज याद करने की कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं करना है आपको, बना के लिख देना है, ठीक है ना। इसीलिए जो मैं अब बता रहा हूँ, इतना काम तभी तो आज कर पाओगे कम से कम, नहीं तो नहीं कर पाओगे। अगर इस हिसाब से याद करोगे तो कितना याद कर लोगे। तो इसको ऐसे समझना है। हाँ, ये आपको लेखकों के नाम, कौन सी रचना लिखी, ये सारी तो आपको याद ही करनी पड़ेगी, याद होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम इसमें। अब आगे देखिए, अब इसमें क्वेश्चन नंबर जो 14 है वो है कहानी के कौन कौन से तत्व हैं। देखो, अब तत्व की बात आ गई, कथा वस्तु वही चीज़ें देखो सेम रिपीट होके आ रही, पात्र, चरित्र, चित्रण, संवाद, कथोपकथन, संवाद, देश काल, वातावरण, भाषा शैली, उद्देश्य, बिल्कुल एज इट इज, ठीक है, हर बार यही रिपीट हो रही हैं। आगे प्रश्न नंबर 15 है कहानी एवं उपन्यास में अंतर। अच्छा, अब देखो कहानी क्या है, अभी हमने क्या देखा था, कलात्मक और एक किसी चीज़ का छोटा विवरण होता है कहानी, एक घटना छोटी होती है। उपन्यास क्या होता है, उपन्यास उससे बड़ा होता है। तो यही यहाँ लिखा है, देखो, कहानी लघु आकार की होती है जबकि उपन्यास का आकार बड़ा होता है,
एक पॉइंट तुम्हें याद आराम से रहेगा। अब इसको रटने की जरूरत नहीं है ना, समझ गए ना। कहानी तो 1-1.5 पेज की हो सकती है, उपन्यास में तो कई सारे पेज होते हैं। चलिए, कहानी में जीवन के किसी एक अंश का चित्रण होता है, बिल्कुल सही बात है। उपन्यास में जीवन के बृहद चित्रण होता है, पूरी घटनाएं बड़ी होती हैं उसमें, ठीक है। कहानी में प्रारंभ से अंत तक भाव सघनता बनी रहती है, जबकि उपन्यास में कई स्थल सघन प्रभावी नहीं होते। ये तो आप 2 याद रखो, ये 2 सरल सरल है, वो याद रख लो। आगे का पॉइंट भी पढ़ लेता हूँ मैं। कहानी लगभग आधा घंटे में पढ़ ली जाती है। लगभग इसलिए लगाया है कि कम ज़्यादा हो सकता है, और जबकि उपन्यास दीर्घ काल में पढ़ पाते हैं। उपन्यास में टाइम लगता है पढ़ने में, ठीक है। तो हाँ, ये एक अंतर आसान है। एक तो ये हो गया, देखो इसमें अगर कहानी उपन्यास में कोई 2 अंतर लिखिए, क्या लिखोगे? कहानी क्या होती है? कहानी का आकार छोटा होता है, उपन्यास का आकार बड़ा होता है। कहानी को पढ़ने में समय कम लगता है, उपन्यास को पढ़ने में उससे अपेक्षाकृत बहुत अधिक समय लगता है। बस अपने हिसाब से बना दिया ना, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे बना के आप लिख दोगे। यहाँ रखने की, याद करने की कोई आपको जरूरत ही नहीं है बिल्कुल। थोड़ा सा इसको अपने दिमाग में क्लियर कर सकते हो ना। देखो कहानी क्या है, उपन्यास का, ये आपको एकदम से क्लियर होना चाहिए। उपन्यास किस चीज़ की बड़ी रचना होगी, मतलब आपको 30, 40, 50, 100 पेज तक की भी हो सकती है उपन्यास। कहानी क्या होगी? 1 या 1.5 पेज की, 2 पेज की या 3 पेज की, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो ये आराम से समझ में आ रहा है। आगे लिखा है, देखो अब जीवनी क्या होती है। जीवनी किसी जीवन के बारे में, किसी के जीवन के बारे में आप लिख रहे हो, किसी और के जीवन के बारे में, ठीक है। और आत्मकथा अपने बारे में, समझ गए। तो ये दोनों क्वेश्चन है, 16 और 17 इसमें दिए। क्वेश्चन है जीवनी की परिभाषा दीजिए। क्वेश्चन है जीवनी की परिभाषा दीजिए। तो जीवनी में क्या होता है? किसी महापुरुष या प्रसिद्ध व्यक्ति के जीवन की घटनाओं और उसके कार्यकलापों का इसमें वर्णन किया जाता है, ये होती है जीवनी। मतलब समझ गए, जीवनी किसी महापुरुष या कोई महान व्यक्ति है, उसके जीवन की घटनाओं का वर्णन उसमें किया जाता है। अब बात आती है दूसरा 17वां क्वेश्चन, आत्मकथा की परिभाषा लिखिए। आत्मकथा में लेखक स्वयं अपनी जीवन यात्रा पूरी आत्मीयता से व्यवस्थित रूप से पाठक के सम्मुख रखता है। आत्मकथा में लेखक क्या करता है? स्वयं अपनी जीवन यात्रा, अपने बारे में बताएगा कि मैंने ये किया, कब क्या हुआ, अपने पूरे जीवन के बारे में बता रहा है स्वयं, वो होती है आत्मकथा। जीवनी किसी महान व्यक्ति के बारे में आप बता रहे हो, किसी महापुरुष के बारे में बता रहे हो, जीवनी ज़्यादातर किसी महापुरुष के बारे में ही बताया जाता है। अच्छा, अब इसके बाद प्रश्न नंबर 18 पे आ जाओ। रेखा चित्र किसे कहते हैं, इसको भी समझ लेते हैं। रेखा चित्र में 2 शब्दों की कलात्मक रेखाओं द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना के बाहरी और आंतरिक स्वरूप का शब्द चित्र अंकित किया जाता है। वहाँ पे शब्द चित्र अंकित करते हैं, वो रेखा चित्र होता है, ठीक है ना। इसको एक बार वैसे ही रीड कर लेना, 1-2 बार। अब आते हैं संस्मरण की परिभाषा। संस्मरण में लेखक अपने अनुभव की वस्तु, व्यक्ति अथवा घटना का कलात्मक विवरण अपनी स्मृति के आधार पर करता है। ये स्मृति के आधार पर लिखा जाता है, जैसे उसको याद है कि ऐसा ऐसा हुआ था, उसके आधार पर कुछ लिखेगा, संस्मरण होता है ये, ठीक है। यात्रा वृत्त से ही समझ में आ रहा है कि अगर कोई किसी जगह पे यात्रा करने जाएगा तो वहाँ पे उस यात्रा के दौरान उसने क्या क्या देखा, क्या क्या समझा, वो सारा चीज़ों का वर्णन अच्छे से वर्णन करेगा, जिससे पढ़ के लोगों को एकदम वहीं ऐसा लगे कि हम वहीं हैं। तो ये यात्रा वृत्तांत हो जाता है, सिंपल है। अब आगे जीवनी और आत्मकथा में कोई 4 अंतर लिखिए। अच्छा, अब देखो, अभी अंतर समझ में आ रहा है। आत्मकथा जो स्वयं अपने द्वारा लिखी गई, और जीवनी किसी और महापुरुष के बारे में हम बता रहे हैं, वो जीवनी होती है। तो देखो एक अंतर तो यही हो जाता है जो अभी मैंने बोला। अब इसमें पढ़ लेते हैं कैसे लिखा है। देखो, जीवनी में लेखक किसी अन्य के जीवन वृत्त को प्रस्तुत करता है, बिल्कुल। और जबकि आत्मकथा में स्वयं के जीवन वृत्त को, वही बात लिखी जो अभी कह रहे थे। तो अपने भाषा में सरल में लिख लो, उस तरह से आप नहीं लिखो। अब आगे, जीवनी में प्राय महापुरुषों को लिखी जाती है। हाँ बिल्कुल, अभी हमने यही पढ़ा था। आत्मकथा स्वयं जो है खुद की लिखी जाती है। आत्मकथा कोई भी, जबकि अच्छा, जीवनी किसी महापुरुष की लिखी जाती है, आत्मकथा कोई भी लिख सकता है, लेकिन वो लिखेगा अपने लिए, अपने बारे में। जीवनी में तथ्यों तथा विवरण पर ध्यान रहता है, जबकि आत्मकथा में अनुभूति। अब ये 1-2 पॉइंट आपने देख लिए, मेन पॉइंट तो एक जो है वो तो याद ही रहेगा आपको। आगे और देख लेते हैं इसमें। जीवनी वर्णनात्मक शैली, अब ये याद कर लेना, ये थोड़ा सा ऐसे ही वर्णनात्मक शैली में लिखते हैं, आत्मकथा कथात्मक शैली में लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, तो इस तरह से अब इसमें, अब ये 2-3 क्वेश्चन है, इनको आप खुद ही रीड कर लेना। अब आता है आपका महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन है। तो ये तो आप अब इतना पढ़ लिया तो ये आपको जल्दी याद हो जाएंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देख लेंगे। अब यहाँ पे गद्य खंड का परीक्षा उपयोगी गद्यांशों का संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या। ये गद्यांश जो है इसको अलग से बताते हैं, ठीक है। तो इसमें इस वीडियो में इतना ही है। तो अभी आप इनको अच्छे से तैयार कर लें, और आगे का मैं और बता रहा हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें भी आपको तैयार करनी है। इसको अलग से बताता हूँ गद्य खंड को।
जिसमें गद्यांश के बारे में बताएंगे, जैसे इंग्लिश में पैसेज होता है इस तरह से।